क्या सोच रही हो विभा? तुम्हें अब भी यहाँ रहना है या अपने घर चलना है? बेटे के मोह में तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? उसके मोह में तुम्हें यही नज़र नहीं आ रहा है कि वह हमारा अपमान हमारे ही सामने कर रहे हैं। अरे इनका क्या है, यह तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, चुपचाप अपने घर चलकर रहते हैं। मुझे इतनी पेंशन मिल जाती है जिसमें हम दोनों का आराम से गुजारा हो जाएगा। पत्नी विभा जी के हाथ की कलाई थामते हुए किशोर बाबू बोल रहे थे। ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी? थोड़ा दुनिया समाज को देखकर तो बोला कीजिए, जाने भी दीजिए ना। बहू की बात का क्या बुरा मानना, जब बेटा ही ना समझे। पर हम तो माँ बाप हैं ना, बेटा बहू को छोड़ भी जाएं। जरा इस 3 साल की पोती का मुंह तो गौर से देखो, कितना मासूम और भोला है, कितना प्यार करती है यह हम दोनों को। यह तो तुम्हारे बिना खाना भी नहीं खाती। और फिर 3 महीने का पोता भी तो है, उसे अभी मेरी ज़रूरत है। साल भर तक जब मैं उसकी 2-2 टाइम मालिश करूँगी तभी तो वह मजबूत बनेगा। अरे बेटा बहू नासमझ हैं, पर हम तो समझदार हैं ना। अपने पोते के डायपर को बदलते हुए विभा जी बोली। मैं कह रहा हूँ विभा, देखना, जिस दिन इन दोनों में से किसी ने भी अब हमें कुछ बोला, उस दिन तुम्हें अपना सामान बांध कर मेरे साथ मेरठ चलना होगा। एक तो बेंगलोर में कोई पहचान का भी नहीं है जिसके घर जाकर थोड़ा सुख दुख की बातें की जा सके। इसी बहाने थोड़ा टाइम तो कटता, पर यहाँ तो यह सुकून भी नहीं है। बस घर की 4 दीवारी में पड़े रहो और एक दूसरे का मुंह देखो। किशोर बाबू सख्त लहजे में बोले। अच्छा बाबा, धीरे धीरे बोलिए ना, बहू अंदर अपने कमरे में सो रही है। उसने सुन लिया तो फिर नमक मिर्च लगाकर उमेश से कहेगी, फिर वह हमें ही 4 बातें सुनाएगा और ऊपर से घर का माहौल खराब करने का जिम्मेवार ठहराएगा। विभा जी पति के आगे हाथ जोड़कर चुप रहने की मिन्नतें करती हुई बोली। पता नहीं यह औरतें बेटों के पीछे इतनी पागल क्यों रहती हैं। भुनभुनाते हुए किशोर बाबू कमरे से निकल गए। विभा जी अपनी पोती रूपा के साथ उसकी तोतली बोली में बातें कर रही है और उसकी तोतली जुबान के शब्द बड़े प्यार से सुनकर मन ही मन प्रफुल्लित हो रही है। पर उनका सारा ध्यान किशोर बाबू के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया था, वह अच्छी सी सरकारी नौकरी पर लग गया था। विभा जी ने सोचा था कि अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू खोजकर उसकी शादी करवाऊंगी, लेकिन बेटे ने उनसे यह मौका भी छीन लिया। वह तो अपनी पसंद की लड़की कामिनी से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। कामिनी देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर ऐसी थी कि एक नज़र में किसी को भी अच्छी लग सकती थी। किशोर बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर विभा जी के बहुत कहने व समझाने पर वह रजामंद हो गए। पर उन्हें बहू को स्वीकार करने में साल भर का समय लग गया था, वह भी बस इसलिए कि विभा जी सारे काम अपने बेटे की पसंद का ही किया करती थी। बेटा बेंगलोर में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद वह कामिनी को भी अपने साथ वहीं लेकर चला गया। बेटा बहू कभी कभी छुट्टी पर अपने माता पिता से मिलने आते और कुछ दिन साथ रहकर चले जाते। कामिनी जब भी घर आती तो वह यही पूछती, किराएदार रखे हैं, कितना किराया देते होंगे। वक्त गुजरता गया। उमेश और कामिनी एक बेटी के माँ बाप भी बन गए। बेटी के जन्म के समय कामिनी अपने सास ससुर के पास आ गई थी, लेकिन जब बेटी 2 साल की हुई तो वह फिर से उमेश के पास बेंगलोर चली गई। उमेश अब पूरी तरह कामिनी के रंग में रंग चुका था। वह जो बोलती वह वैसा ही करता और कहता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बच्चे के जन्म से पहले विभा जी और किशोर बाबू को उमेश ने बेंगलोर आने के लिए कहा था। वैसे तो कामिनी के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले वह लोग चले गए। बस
इसलिए कि जच्चा बच्चा की देखभाल करने की जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है। उमेश पैसे खर्च तो कर सकता था, पर कामिनी ने कहा, उमेश आप अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लीजिए तो हमें खर्चे में राहत मिलेगी। हम उनसे पैसे मांग सकते हैं, वह पोता होने की खुशी में खुशी खुशी पैसे खर्च करेंगे। बस पत्नी की बात में आकर उमेश ने विभाजी और किशोर बाबू को बुला लिया। विभाजी अपनी पोती के साथ कामिनी का भी पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद यह चाहिए वह चाहिए कहकर विभाजी और किशोर बाबू से उन्होंने बहुत पैसे निकलवा लिए थे। एक दिन तो कामिनी ने सारी हदें पार कर दी। विभाजी रसोई में काम कर रही थी। उन्हें उमेश और कामिनी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उस वक्त किशोर बाबू पोती के साथ पार्क में टहलने गए थे। उमेश, आजकल हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। देखो, मेरठ वाले मकान का किराया तो अच्छा खासा आता होगा, इसलिए तुम ऐसा करो, अपनी मम्मी पापा से कहो कि वह मेरठ वाले मकान का किराया हमें दे दें और जो महीने में उनकी पेंशन आती है उसे भी वह हमें दे दें, क्योंकि उनके खाने पीने और दवा पानी का खर्चा तो हम ही उठा रहे हैं ना। उनकी दवाइयों में और खाने पीने में बहुत खर्चा हो जाता है, इसलिए अगर उन्हें हमारे पास रहना है तो उन्हें अपने खाने पीने और दवाइयों का खर्चा देना होगा। हम कब तक उनके पीछे अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद करते रहेंगे। यह बात सुनते ही विभाजी के हाथ काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन वह उमेश की बातों से संभल गई थी। कमाल करती हो तुम कामिनी, क्या मैं अपने मम्मी पापा से उनके खाने पीने के पैसे मांगूंगा? वह हमारे बच्चों को अपनी मर्जी से जो देना चाहे वह दे, मैं उनसे ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, कहकर उमेश ऑफिस चला गया। विभाजी तो सुनकर दंग ही रह गई थी। उन्हें तो पता भी नहीं चला पोती को लेकर किशोर बाबू घर के अंदर कब के आ चुके हैं और बहू की सारी बातें सुन भी चुके हैं। इसी बात को लेकर किशोर बाबू विभाजी पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो विभाजी ने किशोर बाबू को जैसे तैसे शांत करवा दिया था, लेकिन रविवार के दिन सब खाने की मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब कामिनी बोली, मम्मी पापा जी, आप लोग बहुत समय से हमारे साथ रह रहे हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। अब हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल के समय में 2-2 बच्चों को पालना कोई आसान बात नहीं है। ऊपर से आप लोगों का खर्चा भी अच्छा खासा है। अगर आप लोग अपने खाने का खर्च हमें दे दिया करें तो हमें थोड़ा राहत मिलेगी। उमेश चुपचाप बैठकर यह सब बातें सुन रहा था। वह कामिनी से कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो हमें खाने पीने का खर्चा तो देना ही पड़ेगा। हमने तो कभी तुमसे अपने घर आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगा। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो। यह तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है। अपने माता पिता के लिए ऐसी बातें सुनकर भी तू चुप बैठा है। किशोर बाबू गुस्से में आकर बोले, पापा, क्या गलत कह रही है कामिनी? क्या आपको दिखाई नहीं देता आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है? ऊपर से हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आप कुछ रुपए की मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उमेश ने कहा, बेटा, लगता है अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए। शायद अब हमारा तेरे घर से जाने का समय आ गया है। घर से सोचकर तो यही निकले थे कि कुछ महीने अपने बेटे बहू के साथ रहकर अपने नाती पोते का प्यार पा सकेंगे और जी भर के उन्हें प्यार करेंगे, लेकिन शायद हम दोनों तुम दोनों पर बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात तो तू वैसे ही मांग लेता, हम तुझे प्यार से दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांगकर तो तूने हमारी परवरिश पर ही सवाल उठा दिए और माँ की ममता को तार तार कर दिया। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन अपने घर चले जाना चाहिए था जब पहली बार बहू ने उमेश से यह बात कही थी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मोह के कारण आज आपको इतनी बातें सुननी पड़ी, कहकर विभाजी किशोर बाबू की ओर गुनाहगार नज़रों से देख रही थी। दोनों ने ट्रेन का टिकट बुक किया
और दूसरी सुबह ही बेटे बहू के घर से अपने घर के लिए निकलने को हुए। तभी उमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा, मैं कामनी की बातों में आ गया था। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वह सब आपकी बदौलत से ही हूँ। पता नहीं मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैंने अपने माता पिता से ऐसे बोल गया। बेटा तू जैसा भी है रहेगा हमारा ही बेटा, पर आज तेरे माँ बाप को समझ आ गया है कि पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें पैसे देने की बात जो तुम कह रहे थे, ज़रूरत पड़ गई तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा करता रहूँगा। अब तुम जब भी हमारे घर आओगे तो तुम अपना और अपनी पत्नी के खाने का पैसा हमें देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, यह तमाचा किसी और को ना मिले, कहकर किशोर बाबू विभा जी का हाथ पकड़कर घर से बाहर ले गए और टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। उमेश गुस्से में कामनी को देख रहा था। अपने माता पिता का अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने कामनी से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से कोई भी आएगा तो तुम उनसे भी उनके खाने के पैसे लेना, तब मानूंगा कि तुम मेरे बारे में और बच्चों के बारे में कितना सोचती हो। कामिनी अब मन ही मन अफसोस कर रही थी। एक तो उमेश नाराज हो गया, दूसरा अब घर के काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। विभा जी और किशोर बाबू अपने शहर मेरठ पहुंचकर चैन की सांस ली। अब वह दोनों एक दूसरे का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं। शायद यह सोचकर औलाद हो ना हो हम साथ हैं तो क्या गम है। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। साथ ही लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। कहानी अपने दोस्तों मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।